जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के G7 समिट से। ठीक है, G7 जो समिट है इस साल कनाडा में हो रहा है, लास्ट ईयर इटली में हुआ था। अब हम 2014 के बाद देखते हैं जितना भी G7 समिट हुआ है जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हर समिट में बुलाया जाता है। G7 का भारत मेंबर नहीं है। जो नए लोग हैं G7 कंट्रीज लिख रही उस दिन, तो नए लोग देख रहे हैं, पहले ये बाद में डिस्कस करते हैं। G7 G मींस ग्रुप ऑफ नेशन, ग्रुप ऑफ 7 नेशन। ठीक है, पर सबसे पहले G7 था, G20 बाद में बना, G4 बाद में बना, G77 बाद में बना, इस तरह G बनते गए, बीच में उठते रहते हैं, बनते रहते हैं। जो मेजर ग्रुप्स है ना, जो बार बार हर साल जिनकी समिट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो G7 G20 G4 भी बड़े कम मिलते हैं क्योंकि वो दे डिमांड्स सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। बट अब हमने आज जो करना है G7 जो है, ठीक है, देखो G7 कौन कौन से देश हैं? USA, ये सारे डेवलप्ड कंट्री थी। क्या थी? डेवलप्ड कंट्री। USA जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, बड़ा ही बड़े डोमिनेट करने लगा था, बहुत सारी कंट्रीज को डेट दे रहा था, और इस तरह USA क्या बन गई थी? मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। क्या हो रहा है? ये ले भाई, लो, इतने परेशानियां करती है तो तीन लोगों ने ये G7। ठीक है, USA सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्या बन गई थी? पावरफुल कंट्री। अब इससे पहले खुद भी USA की कुछ स्टेट जो थी 16, वो क्या थी? कॉलोनियल रूल में ये भी गुलाम थी। ठीक है, USA की बार्बन एम्पायर ने इसको रिहा करवाया था। उसके बाद यूके भी यूनाइटेड किंगडम है जिसने पूरी दुनिया में राज किया, इसने भारत पे राज किया। इटली जो है ये भी G7 का मेंबर है। जर्मनी G7 का मेंबर है। फ्रांस G7 का मेंबर है। कनाडा G7 का मेंबर है। एंड लास्ट वन इज जापान। ठीक है, ये these are G7 nations 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इंडिया नहीं पार्ट है। कुछ साल बाद इन्होंने बोला हमें एशिया की तरफ मूव करना चाहिए। एशिया में चाइना जो है और इंडिया, ये बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्यों ना एक और G ग्रुप बनाया जाए, तो ये बनाते हैं G20। अब लास्ट ईयर G20 में यूनियन ऑफ अफ्रीका जो है वो क्या हो गया है? ऐड हो गया, और नाम यही है। नाम क्या है? और इसमें यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन भी है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। अब यूरोपियन यूनियन सारा तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं? G7 प्लस यूरोपियन यूनियन। इसी तरह इसमें नहीं है, इसमें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी है, इसमें यूनियन ऑफ अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन भी पार्ट है G20 के। इंडिया पार्ट है G20 में, इंडिया पार्ट है। एशिया का देखिए, जापान पार्ट है, चाइना पार्ट है, इंडोनेशिया पार्ट है, और सऊदी अरेबिया। ये कंट्रीज जो है कौन कौन सी है? एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है G20 में? इंडिया, चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, तुर्की, टी से तुर्की। ठीक है, तुर्की। ठीक है, इससे ज्यादा पार्ट नहीं। ठीक है, अब ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, और भी बड़ी सारी है G20 जो 2023 में इम्पोर्टेंट है। पहली बार
भारत में वन अर्थ वन नेशन इसका थीम था। थीम क्या था? वन अर्थ वन नेशन। याद रखिएगा, वन अर्थ वन नेशन कभी भी पूछ सकते हैं। और इसी में ही यूरोपियन यूनियन को क्या देगी? मेंबरशिप दी थी। और उसके बाद नेक्स्ट ब्राजील में हुई 2024 में, ब्राजील एंड अब अफ्रीका। इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, ठीक है। 2025 में अफ्रीका में होगी। याद कि हमने G7 कर लिया जी, इसमें से ये बना G7 से G20। अब G20 से G4 बनते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अचानक से इसमें से 4 कंट्रीज बाहर आ जाती हैं, ये अपना बनाने लगती हैं ग्रुप। ये क्यों? जब ये बनाते हैं सारे लोग मतलब ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, ऐसा क्यों है? अब G20 देखिए, जर्मनी, ब्राजील, मैं 2 ग्रुप में लिखूंगी, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स जो है डिमांड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप। ये बोलते हैं कि इन्होंने अचानक से एक ग्रुप बना लिया G4। ये बोलता है कि हमें दे दो, ये दोनों बोलते हैं हमें दे दो, हम अपनी पावर्स को शेयर कर लेंगे एज अ जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। फिर ये बोलते हैं हमें दे दो, ये बोलते हैं मैं, हम दोनों भी अपनी पावर्स को शेयर कर लेंगे 1 ईयर या 6 मंथ, तो हमें इसका मेंबर बनाया जाए। अब दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है पॉपुलेशन वाइज भी, इकोनॉमिक्स वाइज भी, अगर ट्रेड वाइज भी देखा जाए तो भारत है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड जो कंट्री करती है इस टाइम वो भारत है। तो इसीलिए बड़ी सारी कंट्रीज हैं, लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं फ्रांस, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्री बोल रही है इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जाए। अब जब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन बनी भारत के आजाद होने के बाद, इन्होंने भारत को मेंबरशिप दी। किसको दी? भारत को। बट हमारे प्यारे दिलेर, वो हमारे प्यारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित नेहरू, उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो ये और ऐसे ये ऑल इन वेन है, हम क्या करेंगे, चलो ये चाइना को दे दो। किसको दे दी? हमने चाइना को दे दी। इन्होंने भारत को दी, इतना प्यार करते थे चाइना से, इनको बोला तो हम नाइट से गिफ्ट ले ले। और आज चाइना ही सबसे ज्यादा हर्डल्स जो है क्रिएट करता है भारत में। कोई भी नॉर्म्स भारत में इंट्रोड्यूस करना हो, अगर किसी और टेररिस्ट पर्सन को, किसी पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर करना हो, तो ये जो चाइना है ये वीटो पावर का यूज करता है और उस व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं होने देता। अब जैसे कि असद मसूद है, ठीक है, उनको टेररिस्ट घोषित करने में इतना टाइम लगा, चाइना बार बार क्या करता था, एब्सटेन कर लेता था या वीटो पावर्स विड्रॉ कर लेता था। तो जब तक इन 5 देशों में से यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रशिया में से कोई एक कंट्री एब्सटेन कर ले या विड्रॉ कर ले, पावर्स जो वीटो पावर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हर साल ये ऐसा होता रहता है। अगर थोड़ी सारी बुद्धि जवाहरलाल नेहरू 3 चीजों में लगाते, एक तो वीटो पावर रख लेते, एक इंडस मोस्ट फनीएस्ट ट्रीटी ऑफ द ऑन द अर्थ इज इंडस वाटर ट्रीटी, वो नहीं होती, तीसरा कश्मीर का मसला नहीं होता। तीनों चीजें नहीं होती, अगर तीनों में थोड़ी सूझबूझ होती तो आज ये चीजें नहीं होती, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी जस्ट लाइक ए फनी ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड। मुझे तो बड़ा मजा आता है ये ट्रीटी। पहले मैं भी बड़ी खुश होती थी कि इंडस वाटर ट्रीटी है, बड़ी अच्छी ट्रीटी है। जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तब बड़ा मजा आया। तो पहली बार पता चला कि ये क्या है, कि मेरा पड़ोसी है, मैं उसको बोलती हूँ कि तो आज मैं अपनी बाल्टी भर लेती हूँ पानी की, मैंने टब भी भर लिया, बाल्टी भी। अब पूरे दिन मैंने पानी का कुछ नहीं करना भाई, तो मेरी टैंकी यूज कर ले। हम उसको बोले तू मेरी टैंकी यूज कर ले। वेस्टर्न रिवर्स का पानी हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को। हम बोले भाई हमने भर लिया है अपना टैंक भर लिया, अब तू हमारा सारा टैंक ले ले, अब तो दिन भर हमारा पानी यूज कर। अब मैं पूरे साल एक टब और जो पानी की बाल्टी भरी है उससे 80% हम पानी दे रहे हैं किनको? पाकिस्तान को, वेस्टर्न रिवर्स का।
ईस्टर्न रिवर्स का तो दे ही नहीं रहे हैं। ईस्टर्न रिवर्स की जो ट्रीटी हुई थी उसमें सिर्फ 10 साल तक देना था, 10 साल के बाद नहीं देना था। बट जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, इंडस, चेनाब, इनका पानी हम दे जा रहे थे ऊपर से, और हम उस पर डैम भी नहीं बना सकते। हमारा पानी, हमारा सब कुछ, हम उस पर डैम भी नहीं बना सकते, और वो लोग चाइना को बुला बुला के डैम बनाते हैं हमारे पानी से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बैक चलते हैं G7। G7 की समिट जो है ये इस साल कनाडा में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया G7 में। G7 जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं? साइप्रस। साइप्रस जाने का रीजन टर्की है। क्या है? टर्की। टर्की क्यों है? क्योंकि तुर्की ने क्या किया था जब मिशन सिंदूर एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, तो तुर्की ने, जिसको हम तुर्की कहते हैं, तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया, उसने पाकिस्तान को अपने वेपन्स भी दिए। ठीक है, उसको नजर में रखते हुए साइप्रस जाया गया। ठीक है, अगर तुर्की बार बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो भारत उसके रिप्लाई में साइप्रस का मुद्दा उठाता है। किसका? साइप्रस का। साइप्रस जो है ये तुर्की के लिए सिर दर्द है, और तुर्की के लिए, साइप्रस के लिए तुर्की सर दर्द है। अब देखो पार्टीशन हुई ना, आपको एक बात बड़ी समझने वाली है। एशिया सारा कॉलोनियल रूल था। ठीक है, जब वो गए सबको एक सिर दर्द देके गए। ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान देके गए, सिंगापुर हांगकांग को चाइना देके गए, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया सर देके गए, जापान को भी ये वियतनाम वगैरह देखे गए। ठीक है, और इजराइल को, जो पैलेस्तीन है वो इजराइल का हिस्सा था, इजराइल को पैलेस्तीन देके गए। आया समझ? ये कोई आप सोच रहे आपस में ऐसे ही लड़ते हैं, ऐसे नहीं लड़ते हैं। उनको पता है ये इनको साथ साथ में तोड़ते जाते हैं, ये जब लड़ते रहेंगे मरते रहेंगे, इनकी इकोनॉमिक्स कभी बढ़ेगी नहीं। ये दुनिया में बस लड़ने के लिए आया, हम इनके साथ व्यापार करेंगे, अपने सारे हथियार इनको एशिया में बेचेंगे, हम जिएंगे, ऐश करेंगे, और एशिया के लोग मरते जाएंगे। ये सारी पार्टीशन, किसी भी कंट्री की पार्टीशन देखिए कितनी बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से की गया, ताकि उन कंट्रीज को कोई ना कोई मुसीबत पड़ी। आजाद होने के बाद भी जितनी भी कंट्रीज आजाद हुई है वो उनके पास कोई ना कोई मुसीबत बन के देश रहता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं होती तो आज भारत के लिए कोई बांग्लादेश भी नहीं होता। अपना ही देश, अपनी ही देश के दो हिस्से हुए, फिर 2 से 3 हिस्से हुए, और जो हिस्से किए गए वो सरदर्द है भारत के लिए। अगर हम उनसे वॉर करते हैं हमारी इकोनॉमी नीचे आ जाती है, हमारे बच्चों की यहाँ पढ़ाई सफर करने लगेगी, हमारे यहाँ पे ट्रेड कम हो जाएगा, हमारे लोगों को अपने घर बाहर छोड़ने पड़ेंगे जितने भी बॉर्डर एरियाज में है, अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएंगे। कितना नुकसान होगा। उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान में तो वैसे भी सब शरणार्थी पढ़ते नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ हथियार उठाते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर में मास्टर हैं तो वहाँ पे हथियार में होंगे। बांग्लादेश चल रहा था अच्छा ठीक ठाक, उसको भी कोई जिहाद ने पकड़ लिया, और बांग्लादेश भी आज जो है उस रास्ते में चलने लगा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सबसे हाईएस्ट सम्मान दिया गया, और ये सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोइज है, थर्ड। ठीक है, मैक्रोइज जो थे साइप्रस के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ये अवार्ड है, और सबसे ज्यादा दुनिया से अवार्ड पाने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। भारत में सबसे ज्यादा सब कंट्रीज में सम्मानित किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से वहाँ के। रिसेंटली सऊदी अरब ने किया, बहरीन ने किया, रशिया ने किया, फ्रांस ने किया, बहुत सारी कंट्रीज हैं, फिजी ने किया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दे चुकी है। अफ्रीका के बहुत, नाइजीरिया ने किया, और नाइजीरिया की जो साथ नेबरिंग कंट्री, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत काम किया, वहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत खाने को नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए बेसिक फ्रूट्स देता है ताकि लोग वहाँ पे अपना अर्निंग
शुरू कर पाए। वहाँ पे फूड पहुँचाना, वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाना, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देना ताकि लोगों का वहाँ लिवलीहुड और अर्निंग दोनों उनको मिल पाए। ठीक है, अब देखिए, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड बाय साइप्रस। द अवार्ड रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग टाई बिटवीन द इंडिया एंड साइप्रस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है साइप्रस के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन जो है और स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में थे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ चले गया? कनाडा। कहाँ चले गया? कनाडा। और आज ही कनाडा से यूएसए भी मेंबर है G7 का, और डोनाल्ड ट्रम्प वापस जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने G7 समिट से विदाई ले ली है, वापस जा रहे हैं ड्यू टू द conflict between Iran and Russia. Israel. ठीक है, साइप्रस जो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहलाता है। एक आइलैंड कंट्री है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में है, वेस्ट एशिया में लाई करता है, और जो है साइप्रस थर्ड लार्जेस्ट एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है मेडिटेरियन सी का। और सिकली जो है, और सर्डिनिया, पिडमोंट, आप ये पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, नहीं यूरोप, नेशनलिज्म यूरोप में आपने ये कंट्रीज पढ़ी होंगी और 10th में। ठीक है, ये वेस्ट कंट्रीज हैं। इट इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट, ग्रीस इसके साउथ ईस्ट में है, तुर्की इसके साउथ में है, सीरिया एंड लेबनान इसके वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में इजराइल है, पैलेस्टीन है, एंड नॉर्थ वेस्ट पे इजिप्ट है, और इसकी कैपिटल है निकोसिया। क्या है? निकोसिया। निकोसिया इंडियन मेडिसिन भी है, उसी के नाम पे ये देश है, मजाक करें। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक अभियान लगाया गया है, किसके लिए? रिवर्स को बचाने के लिए, पॉन्ड्स, वाटर, जितने भी यहाँ जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको स्वच्छ रखने में के लिए अभियान चलाया गया है। लास्ट ईयर से है, दिसंबर से इनिशिएटिव है, फिर मार्च में भी हुआ, और फिर से इस इनिशिएटिव को एनहांस किया गया है। इस अभियान का नाम है द जल गंगा संवर्धन अभियान। ये किसके लिए है? वाटर कंजर्वेशन के लिए, लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और इसका एम क्या है? कंपेनिंग जो है 30 मार्च को स्टार्ट हुई थी, जिसका एम क्या है कि पानी को, वेरियस वाटर रिसोर्सेज को बचाया जाए, इंक्लूडिंग रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स के। इनिशिएटिव प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सोर्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसके अंडर इस इनिशिएटिव अभियान को भी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और जो अभी कंपेनी लॉन्च हुई है वो खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी की गोड़ा पचाड़ रिवर में। कहाँ पे? गोड़ा पचाड़ रिवर है, जिसके लिए ये लगा अभियान स्टार्ट किया गया है। अब देखो मध्य प्रदेश में नर्मदा बहती है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में ही क्या है? उज्जैन। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन आप याद रखिए, इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, ये पिछले 2-3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक एंड प्रयागराज। उज्जैन में शिप्रा नदी है, कौन सी? शिप्रा नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे जो है कुंभ का मेला लगेगा। हरिद्वार में गंगा, माँ गंगा, नासिक गोदावरी एंड प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये नदियां जो हैं यहाँ पे क्या करती हैं? ये कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, अभी उज्जैन में होना है शायद, नासिक। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी लोग कुंभ के मेले जाते हैं, बट इस साल हमने इलाहाबाद में देखा कोई भी ऐसा घर नहीं है जिससे लोग कुंभ के मेले नहीं गए। इतना रश था कि आज तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना इस कुंभ के मेले ने जो इलाहाबाद में हुआ। ये भी याद रखिएगा।
उज्जैन में मध्य प्रदेश में जो नदी है वो सोर्स ऑफ मध्य प्रदेश है, कौन सी? नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। युवराज गुल घाले वहाँ फैन यहाँ पे सफोकेशन हो गया, लगा मैं बैठ के पढ़ा देती हूँ क्योंकि एनर्जी कम हो रही है गर्मी से। ठीक है, देखो नर्मदा जो है ये सोर्स है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से याद रखिए 5 क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी है। सोलर सिटी जो भारत की पहली सोलर सिटी है वो मध्य प्रदेश की सांची है। सांची जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी है। भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर ये भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट रॉक शेल्टर ऑफ द इंडिया है भीमबेटका रॉक शेल्टर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओनली बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज ए खजुराहो, खजुराहो टेम्पल, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत की फर्स्ट वैदिक क्लॉक, फर्स्ट जो वैदिक क्लॉक है उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? उज्जैन। ठीक है, ये हमेशा ही फर्स्ट। भारत का फर्स्ट पेपरलेस कोड, फर्स्ट पेपरलेस कोड, यहाँ पे पेपर नहीं यूज किए जाते। ठीक है, डिजिटल कोड है ये सारा। सॉरी ये वो केरला है, वो केरला है। ठीक है, यहाँ पे ये एमपी है, याद रखिएगा इसको। ये सेंट्रल हार्ट, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्लीनेस्ट सिटी लगातार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है, वो भी मध्य प्रदेश में। सिटी ऑफ लेक वो भी एमपी में है। बाद में सिटी ऑफ लेक कश्मीर को नहीं कहते हैं, भोपाल को कहते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ना नागपुर। ठीक है, और ये जो कॉमन जीके के क्वेश्चन है मध्य प्रदेश है। इन भारत का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वो भी एमपी में। ठीक है, एमपी में। भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वो भी एमपी में है। देयर आर 8 नेशनल पार्क, अब एक हो गया। और भारत का पहला चीता नेशनल पार्क, चीता भारत में नहीं पाए जाते, कुनू नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में चीता है, कुनू नेशनल पार्क में रखे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि जो वेस्ट मटेरियल है गंगोत्री का वो सारा गंगोत्री नेशनल पार्क में लाया, हाँ वहाँ पे उसको क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे उसके वहाँ के इकोसिस्टम, इकोसेंसिटिव जोन को जो है नुकसान होता जा रहा है। रेजिडेंट्स ऑफ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड में है। डिस्ट्रिक्ट है एक्सप्रेस कंसर्न टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए न्यू वेस्ट इंसिनरेटर इनसाइड गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था 1989। ये एरिया कवर करता है 1553 स्क्वायर किलोमीटर का। अल्टीट्यूड है कितनी, सी लेवल से कितना दूर है, 7083। और ये पार्क जो है गोमुख तपोवन ट्रैक का पार्क है। ठीक है, यही इसी पार्क से ही जो गंगा हमारी माँ है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, ग्लेशियर गंगोत्री से। और गोमुख, गंगोत्री जो है गोमुख कहाँ पे है ग्लेशियर, गोमुख, ये भी पूछा जाता है। और रिवर गंगा इज लोकेटेड इनसाइड द पार्क। अब गंगा है तो गंगा भी देखिए, गौमुख से ओरिजिनेट होती है ये गंगा, कहाँ से, गौमुख से। ठीक है, हिमालय, ये सारे हिमालय से नदियां निकलती हैं। तो गंगा जो ये गंगा ओरिजिनेट हो रही है, गंगा नहीं है ये भागीरथी गंगा है। कौन सी?
गौमुख से भागीरथी गंगा ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा, गंगा नहीं है, कभी क्वेश्चन आता है। भागीरथी गंगा जो है गौमुख से ओरिजिनेट होती है, और ये आके भागीरथी गंगा एंड अलकनंदा, अलकनंदा ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ये गंगा कहलाती है। गंगा जो है फिर आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, यूपी, बिहार, बंगाल और बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल चले जाती है। आ रही मैंने बीबी लिख दिया। गौमुख से जो गंगा ओरिजिनेट होती है उसको भागीरथी गंगा कहते हैं। ये आगे आके अलकनंदा जो है ये उत्तरकाशी की तरफ से आ रही होती है। ये दोनों जो है बद्रीनाथ जिसे बद्रीनारायण कहते हैं वहां से आती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। और जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा। चंद्र और भागा, देखिए चंद्र और भागा मिलती है तो रिवर चेनाब बनती है। क्या बनती है? चेनाब। और भागीरथी गंगा, अलकनंदा दोनों मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंगा। और ये कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग ये जो गंगा है आगे प्लेन ऋषिकेश से प्लेन में एंटर होती है हरिद्वार, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश, बंगाल, फिर बंगाल से ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में दो नाम मेघना एंड पद्मा के नाम। ये एनडीए आपके लिए बड़े पद्मा, मेघना एंड पद्मा कहलाती है। क्या हुआ? ठीक है, ये याद रखना है। ये पूरा पंकज सर तो आपको पूरा करवाएंगे अभी वो, ठीक है। ये जो है ये इजी टू लर्न है, ठीक है। ये शॉर्ट में है फ्रंट ऑफ की क्लास के लिए, ये याद रखिएगा। ये हमेशा ही ब्रेन में बना लो, ठीक है। गौमुख से जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है वो भागीरथी गंगा, अलकनंदा, ये फिर देवप्रयाग, आगे गंगा, आगे चल के बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भागीरथी इको सिस्टम। अब भागीरथी से क्वेश्चन देखो, पिछले कुछ साल से आ रहा है। अब ये भागीरथी कौन थी? ये भागीरथी भगवान श्री राम के पूर्वज थे, ठीक है। भगवान जिस कुल से भगवान श्री राम पैदा हुए हैं, इक्ष्वाकु कुल, लिख लो, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। भगवान राम जिस कुल से आए थे उस प्लान का नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। और जो जैन मुनि हैं, जो सबसे जिन्होंने जैनिज्म, फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीर विश्वादेवा है। कौन है? विश्वादेवा, ठीक है। वो भी इक्ष्वाकु कुल के थे, वो भी इक्ष्वाकु कुल के थे। और भागीरथी जो थे इक्ष्वाकु कुल से थे, और भगवान राम का कुल जो है वो भी इक्ष्वाकु कुल का है। हम सबको मुगल्स का तो पता है, बाबर से लेके औरंगजेब, और राम जी का भी कुल है। राम जी का भी इतना लंबा कुल है कि हम सबको भारत में भारतीय सभ्यता नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। आप हम सबको जो इन्वेडर्स थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बट इनके बारे में नहीं बताया जाता है। क्या हुआ? इमरजेंसी क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। इक्ष्वाकु ये बहुत बड़ा क्लैन है भगवान राम का भी, ठीक है। और जो महावीर और बुद्धिज्म, ये दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के ही इनकारनेशन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बड़ी बात आया एग्जाम में। आप देखो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक का नाम है नंदा देवी, लिख लो। हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It is a UNESCO World Heritage Site. Nanda Devi is also a UNESCO World Heritage Site.
नंदा देवी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। अब देखो ये भी मैं लिख के लाई हूँ, ये नेशनल पार्क है। लिखिए क्वेश्चन इससे, फॉर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट भी यही है, ओल्डेस्ट भी यही है, वरना फर्स्ट भी यही है, ओल्डेस्ट भी यही है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब लिखो प्रीवियसली इट इज नोन एज हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अब सुनिए, जिम एक व्यक्ति था। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन से एक व्यक्ति आया था। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर जो थे, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया जो टाइगर को अपने वश में कर लेता था। उसी के नाम पे जिम, हेली नेशनल पार्क का नाम जिम हो गया। अब नो रीनेम एज रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या है? रीनेम एज रामगंगा नेशनल। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे आप कश्मीर में घूमने जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी लोग घूमने जाते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी कंपेनिंग होती है, जा सकते हो। प्रमोट टूरिज्म ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड एंड आल्सो इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर इज एक्सीडेंटल फॉर्म। ये किसी ने क्लाइंब कर रहे थे नंदा देवी, तो उन्होंने देखा यहाँ तो वैली दिखी, ये एक्सीडेंटल फॉर्म डिड वैली है, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर इज आल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चेक करना, वैली ऑफ फ्लावर कर्व में चेक कर लेना, वैली ऑफ फ्लावर है कि नंदा देवी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद। अब ट्रिक देखो, बड़ा आसान है ट्रिक, ठीक है। सब नाम है, गोविंद भी नाम है, गंगा भी नाम है, राजा भी नाम है, नंदा भी नाम है और जिम भी नाम है, ठीक है। देखो गोविंद, गंगा, राजा, नंदा और जिम ऑल आर मेट इन वैली ऑफ फ्लावर इन उत्तराखंड, ठीक है। ट्रिक से हमेशा जो नए बच्चे हैं ट्रिक से याद करें। जब भी नेशनल पार्क याद करना है ट्रिक से करें, ठीक है। 3-4 बार ट्रिक से करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। गोविंद कुछ भी बोल दीजिए, गोविंद, राजा, गंगा, नंदा और जिम, 5 दोस्त वैली ऑफ फ्लावर घूमेंगे। अलग अलग है, कौन? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोनों, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में 7 नेशनल पार्क्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिख लो। मानस नेशनल पार्क, कंचनजुंगा, इट इज इन सिक्किम। कंचनजुंगा नेशनल पार्क इज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मानस नेशनल पार्क, मानस सिक्किम। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा। अब पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, कितने हो गए? मानस, काजीरंगा, कंचनजुंगा, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर। ये क्या है सारे? हाँ, और एक और है रणथंभौर नेशनल पार्क, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हो गए साहब, ठीक है, याद हो जाएंगे। रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान में है। काजीरंगा जो है ये कहाँ पे है? असम में है। मानस भी असम में है और पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, लिख लिया। आप देखो इनमें से ये जो नेशनल पार्क है, देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोर, ठीक है, वन हॉर्न राइनासोर। एंड एशियाटिक लायन इज फेमस फॉर, हाँ, गिर। एशियाटिक लायन इज फेमस इन गिर नेशनल पार्क। Asiatic lions are found in Gir
गिरनार के पहाड़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, और गिरनार के पहाड़ वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पौड़ी 1000 से भी ज्यादा परिक्रमा की थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की शादी अर्जुन से करवाई थी, उसके बाद बोलते कि पश्चाताप करने के लिए, या कुछ इस तरह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने 1000 परिक्रमा की थी गिरनार के पहाड़ों की। और आज भी गिरनार के पहाड़ों की मिस्ट्री बहुत सारी। इजराइल, ठीक है, इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है राइजिंग, ठीक है, राइजिंग लॉइन, ठीक है, 13 को, टारगेटिंग 100 इरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स। ये याद रखिए, ट्रांस न्यूक्लियर फैसिलिटीज 2016 में बनाना शुरू किया था ये, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी fearing Iranian retaliation, ठीक है। ईरान ये है इजराइल। तो मुझे बताएगा इजराइल कहाँ है? इजराइल इनमें से कहाँ है? ये ऊपर, ये, ठीक है। और कहाँ है? अफ्रीका के साथ कहाँ हो गया? अफ्रीका तो सऊदी अरेबिया के ऊपर ये छोटा सा जो है, छोटा नहीं है भाई, इजराइल तो बड़ा है, छोटा सा इजराइल है, बहुत छोटा। ये जो गल्फ है ना, हाँ, गल्फ के ऊपर ही वो जो ये दिख रहा है, ये है सबसे इसके लेफ्ट, अपोजिट, ये मुझे अपोजिट में छोटा सा ये तो हाँ। कोई और ये इजराइल है। चलो भाई, ये इजराइल है ना। अब आप ढूंढ के लाना इजराइल कहाँ है। मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट में सब इसके अगेंस्ट है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब भारत के अगेंस्ट है। देखो भाई, बांग्लादेश, चाइना, ऊपर चाइना, नीचे ईस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में अभी थोड़ी सी शांति नहीं है, मत समझिए शांति है, ठीक है। और ये भारत भी जो है बड़ी मजेदार कंट्रीज हैं। दो ही देश है दुनिया में जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं और उनका अस्तित्व सच है, और उसी के लिए जो लड़ाई हो रही है उनके अस्तित्व को मिटाने की लड़ाई है। भारत जो है सनातन धर्म से बिलोंग करता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिंदा सिविलाइजेशन है झूठी, उसी से ही सारे रिलीजन जो हैं, सबसे ज्यादा जो रिलीजन है वो यहाँ पे एशिया से पैदा हुए हैं, ठीक है। इस्लाम कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 1400 साल पुराना है इस्लाम। भारत बहुत जो सनातन धर्म है वो बहुत, और जूइश भी बहुत पुराना है, जूइश से ही इस्लाम निकला है, ठीक है। ये जो थे जूइश जो है इब्राहिम के, ये सारे इब्राहिम के बच्चे हैं, इनसे ही इस्लाम निकला है। और भारत से ही जो हिंदुइज्म है या सनातनी है, वहीं से ही क्या बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म निकला है। इसको झूठ तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। और जो लड़ाई है ये दोनों ही देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट वायलेशन भी होती है यही दोनों कंट्रीज करती हैं, भारत और इजराइल। 2018 में एक मैंने सर्वे पढ़ाया था, रैंकिंग पढ़ाई थी कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कौन करता है? इजराइल। दूसरे नंबर पे भारत, कश्मीर था। कश्मीर में भारत जो है भारतीयों को निकाल दिया वहां से, भारतीयों को उनके घर जला दिए, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, और ह्यूमन राइट वायलेशन करती है इंडियन आर्मी कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। जब हमारे वहां से कश्मीरी पंडित निकाले गए तब ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ। ये बात बड़ी समझने की है और जानने की भी है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलता है जी ये लोन देता है गुजरात को सपोर्ट करने के लिए 109.7 मिलियन, और ये जो लोन दिया गया है ये गुजरात के स्किल को एनहेंस करने के लिए दिया गया है। किसको? गुजरात में स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लोन दिया गया है। और ये क्वेश्चन अलग आ गया, सेक्रेटरी देश, हाँ ये किसी से अलग है, ठीक है। ये गलत है कि लाइन पीछे एक क्वेश्चन की क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड ऑन 19 दिसंबर 1966, प्रेसिडेंट जापान के हैं मेस्टो कांडे। वेरी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर का हिस्सा का है। मेस्टो कांडे अपॉइंटेड एडीबी बैंक के न्यू
ये अपॉइंटमेंट है इस साल की। अशोक लवासा जो है वेरी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। एडीबी डायरेक्टर ऑफ एडीबी फॉर इंडिया मायो का है, और जो मेंबर कंट्रीज है इसमें इजराइल भी है। आपने देखा होगा बहुत सारी कम कंट्रीज हैं जिसमें इजराइल क्या है मेंबर, ठीक है। हम जितने भी कंट्रीज पढ़ते हैं उसमें इजराइल नहीं पढ़ते। G20 में आपने इजराइल पढ़ा है, चेक करना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा देश है जो अकेला खड़ा है, अकेला लड़ता है। चलिए आप भी यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कर सकते हैं, बट ये सारे डिस्कशन वाले हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। सर की क्लास रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।